हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर वंचित और मध्यम वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कॉलरशिप देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब सेवा संवेदना का हिस्सा बनती है और किसी भी सरकार का लक्ष्य व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, संप्रदाय नहीं, बल्कि सबका साथ और सबका विकास होता है, तो उसका परिणाम इसी रूप में होता है कि सबका साथ सबका विकास का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी जो मंत्र है वह कैसे बिना भेदभाव के सभी समुदायों को उस स्कॉलरशिप की स्कीम के साथ जोड़ता है। अनुसूचित जाति जनजाति के 100% छात्रों के लिए, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए, सामान्य वर्ग के अति गरीब छात्रों के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो और उन्हें यह स्कॉलरशिप समय पे मिल सके। इस सरकार की मंशा पहले दिन से थी। हम लोगों ने पहले दिन से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन खामियां ढेर सारी थी। जैसे यहां समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने आपके सामने कहा भी कि क्या स्थितियां थी। 2016-17 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप ही नहीं दी। स्कॉलरशिप नहीं देने का मतलब क्योंकि उन्होंने तब तक प्रदेश को इतना नोच डाला था, इतना लूट डाला था कि प्रदेश के खाते में पैसा ही नहीं था। और जो पैसा केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए आई थी, उस पैसे को उन्होंने दूसरे समाजवादी पार्टी के कार्यों के लिए डाइवर्ट कर दिया था। और इसीलिए 17 में जब सरकार आई तो मुझे एक साथ 17-18 के साथ साथ 16-17 के भी बच्चों को एक साथ स्कॉलरशिप देनी पड़ी थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हों, पिछड़ी वर्ग के जाति के छात्र छात्राएं हों, सामान्य वर्ग के गरीब छात्र हों या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, ऐसे 67 लाख छात्र छात्राओं को इस स्कॉलरशिप की स्कीम का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इन सभी छात्र छात्राओं को, जिन्हें आज ये स्कॉलरशिप की 4800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये काम इसलिए भी सही समय पे संपन्न हो पा रहा है। पहले होता क्या था, स्कॉलरशिप की राशि होती थी कम, इसमें तकनीक का उपयोग नहीं होता था। यहां से पैसा जाता था जिले में, और जिले में समाज कल्याण विभाग अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अधिकारी या अन्य जो लोग होते थे, ये लोग फिर उसमें मनमाना करते थे। स्कॉलरशिप आई 500 तो छात्र को मात्र 250 या 200 ही मिल पाता था, बाकी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने के लिए कहा, आज परिणाम क्या है। एक साथ हमने यहां पे क्लिक किया, 28 लाख छात्रों के लिए 3350 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में पहुंच गई। यानी एक बटन दबाया और पैसा उनके अकाउंट में। यह है तकनीक कैसे जीवन को आसान करती है और कैसे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देती है। आज उसी का परिणाम है और सरकार उस व्यवस्था के साथ आपको जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यह भ्रष्टाचार केवल स्कॉलरशिप में नहीं था, ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में था।
हर एक क्षेत्र में था। यानी कुपोषित बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जो पोषण आहार होता था उसमें भ्रष्टाचार, कुपोषित माताओं के पोषाहार में भ्रष्टाचार, छात्रों की छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार, विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान को मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा सरकार जो है 1,000 रुपए की पेंशन राशि क्यों देती है। उनके समय में ये राशि मिलती थी दिव्यांगजनों को 300 रुपए, और वह भी समय पे नहीं मिलती थी, और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। 300 रुपए का मतलब 6 महीने में एक बार जाता था 1800 रुपया, और 1800 रुपए एक बार में जाता था तो उस गरीब को, केवल दिव्यांगजन को केवल 900 रुपया मिलता था। 900 रुपए इनके लोग सब चट कर जाते थे। ऐसे ही निराश्रित महिलाएं, जो अपनी विधवा महिलाएं हैं, उनको 500 रुपए की राशि मिलती थी। यह राशि 6 महीने में एक बार गई, 3,000 रुपए गई। 3,000 में से 1,500 उसको मिलता था। 1,500 समाजवादी पार्टी के गुंडे और समाज कल्याण विभाग के बाबू हजम कर जाते थे। वृद्धजनों के लिए जाने वाली पेंशन भी ऐसे ही जाती थी। 3,000 रुपया गया 6 महीने में एक बार, और उसमें भी आधी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में हम लोग 1,06,00,000 निराश्रित महिला, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देते हैं, और ये पेंशन की राशि उसके अकाउंट में जाती है। कोई कटौती नहीं होती है। कटौती करने वाले को मालूम है कि अगर वह इन गरीबों के हिस्से में डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी, और बाप दादों की भी कमाई की जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसको जब्त करके गरीबों में बांटने का काम इस सरकार करेगी। आज देखें सरकार के कार्यों का परिणाम क्या है। अभी आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जिन परिवार के सदस्यों की आकस्मिक मौत हुई है, उनको पेंशन भी दी, और 30,000 रुपए की नगद राशि भी यहां उपलब्ध कराई जा रही है। अभी कुछ लोगों को यहां मंच पर एक सहयोग देने के लिए मंच पर बुलाया गया है, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने ऐसे 43,334 परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 100 करोड़ रुपए केवल उनकी सहायता के लिए यहां से जारी हुई है। 25-26 में 1,36,000 से अधिक परिवारों को 412 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। पहले पैसा कहां जाता था, हर व्यक्ति जानता है। 17 से अब तक 10 लाख से अधिक परिवारों को 3,039 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि दी जा चुकी है। बहनों और भाइयों, जो मैंने पहले भी कहा, पहले ये राशि इन गरीबों को नहीं मिलती थी, और क्योंकि चाहे वो बच्चों का सहायता हो, माताओं का राशन हो, गरीबों और वंचितों को मिलने वाली सरकार की कोई भी सहायता, ये सभी समाजवाद के नाम पे परिवारवादी लोग खा जाते थे, हजम कर जाते थे। गरीब को पता भी नहीं लगता था। उसके सामने भटकने और भूखों मरने के सिवाय, लाचार और हताश होकर के घूमने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था।
सत्ता के संरक्षण में पलने वाले जो गुंडे थे वे समानांतर सरकार चलाते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, वंचित की, दलित की सुनवाई नहीं होती थी। इनके द्वारा कहीं भी, उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता था, उसका अपमान किया जाता था। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक भी दलित महापुरुष की, एक भी दलित संत की, सामाजिक न्याय के लिए जुड़े हुए उन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव इन्होंने नहीं रखा। श्री असीम अरुण जिस विधानसभा क्षेत्र, जिस जिले से विधायक चुने गए हैं, कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम उन्होंने बदल दिया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा। बहनों और भाइयों, लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, उसका नाम बदल दिया। यानी अपने आप तो बनाना नहीं, लेकिन नाम बदलने में माहिर थे, क्योंकि उनको चिढ़ थी। और आज वे लोग यही काम करके समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। वे संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। संसद के बारे में टिप्पणी करेंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करेंगे, न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करेंगे। भारत के संवैधानिक संस्थानों के बारे में और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर उंगली उठाने का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान। और भारत का वंचित, भारत का गरीब, भारत का दलित ये स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये उनकी फितरत बन चुकी है। वे वंदे मातरम का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे। और जब सत्ता में थे तो केवल अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए सब कुछ करते थे। ये है समाज को बांटने वाले लोग, सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके, तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम। और इनके काले कारनामों के कारण ही यह प्रदेश बीमार हुआ था, बीमारू राज्य बन गया था। इन नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। देश और दुनिया में कहीं जाते थे, पहचान के संकट के दौर से गुजरते थे, अपनी पहचान छुपाते थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि हमारा प्रदेश अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं है। दंगा मुक्त भी है, कर्फ्यू मुक्त भी है, बीमारी से मुक्त हो चुका है। अब यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके एक नई पहचान के साथ विरासत और विकास का एक नया मॉडल बनकर के उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया के सामने है। अब यहां पर प्लान नहीं होती है, अब लोगों के लिए रोजगार की संभावना है। आप सोचो, आज प्रातःकालीन सत्र में मैंने महिला और बाल विकास विभाग के 18,000 से अधिक आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण का काम किया है। 18,000 से अधिक, इतनी बड़ी राशि में। कल 665